क्या है ये बताया था, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारियां ली गई थी, है ना। तो विलयन को हम परिभाषित कर चुके हैं। चैप्टर हम वही आपकी द्रव अवस्था में विलयन वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, और हमने इसकी परिभाषा दे दी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें घटकों की मात्रा को एक सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या है इसका, मान लो आपके पास 100 ग्राम पानी है, आप उसमें 5 ग्राम नमक घोलें, बहुत अच्छा, 10 ग्राम घोल लीजिए, 15 ग्राम घोल लीजिए, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पानी की मात्रा को 50 ग्राम ले लें और नमक की मात्रा को 200 ग्राम ले लें और विलयन बना लें। ये तो नहीं हो सकता। तो मात्राएं असीमित रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकती, उनकी एक सीमा है। अब आते हैं विलयन के घटक। घटक का मतलब किन चीजों से मिलकर हमारा विलयन बनता है। विलयन मूल रूप से दो घटकों से मिलकर बनता है। इसमें दो घटक मेन है, एक है विलायक और दूसरा है विलेय। ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम उसको इलाबरेट करेंगे, विस्तारित करेंगे। विलायक क्या है? वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलायक। वैसे तो सामान्य परिभाषा हम यही देते हैं कि वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो वह विलायक कहलाता है। जैसे आपने 100 मिलीलीटर पानी में 2 चम्मच नमक डाला, तो सीधी बात है पानी ज्यादा है नमक कम है या शक्कर कम है, तो पानी विलायक हो गया हमारा। लेकिन लेकिन कभी कभी एक प्रॉब्लम और भी आती है, और वो प्रॉब्लम क्या है हमारी, कभी कभी हमको ये नहीं समझ में आता कि मात्रा कैसे हम चेक करेंगे। राजेंद्र कौन है भाई, चेक करो, आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा है मेरी तरफ से, है ना। करें उसको, ठीक है, हो गया। तो मैं आपको बता रहा था, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर हम चाशनी बनाते हैं घर में, आपने देखा होगा, तो चाशनी बनाते समय हम लगभग 1 किलो शक्कर में एक आध गिलास पानी मिलाते हैं, ज्यादा नहीं मिलाते, फिर भी गाढ़ी चाशनी बन जाती है। ऐसे में विलायक कौन है? ऐसे में भी पानी ही विलायक है। शक्कर क्यों नहीं है विलायक? क्योंकि आखिरी में जिस पदार्थ की भौतिक प्रावस्था बची हुई है, जैसे पानी द्रव रूप में था, शक्कर ठोस रूप में था, फाइनली आपने मिला दिया, आखिरी में आपके पास क्या है, द्रव है कि ठोस है? द्रव है। तो द्रव कौन था? पानी, इसलिए वो विलायक होगा, ठीक है ना। तो विलायक को पहचानने का सिर्फ मात्रा ही एकमात्र पैमाना नहीं है। हाँ, सामान्य पैमाना मात्रा ही है कि जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। विलायक को इस पूरे चैप्टर में हम ए से दर्शाएंगे और विलेय को इस पूरे चैप्टर में हम बी से दर्शाएंगे, ठीक है। अब विलायक और विलेय की संख्या के आधार पर विलयन कई भागों में बांटा गया, जिसमें एक है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब होता है जिसमें दो चीजें हैं, एक विलायक है और एक विलेय है। नमक पानी का विलयन, शक्कर पानी का विलयन, ये हो गया। दूसरा है त्रिअंगी। त्रिअंगी में एक विलायक होगा और दो विलेय हो जाएंगे। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा शक्कर भी डाल दिया, तो तीन चीजें हो गई। तीन चीजों में दो विलेय है और एक विलायक है। तीसरा है चतुष्अंगी। चतुष्अंगी में भी विलायक एक ही होगा, विलेय तीन हो जाएंगे।
तो एक बात नोटिस करने की है कि चाहे कितने भी घटक क्यों ना हो विलयन में, उनमें विलायक एक ही रहेगा, एक को ही हम विलायक मानेंगे, शेष सभी विलेय कहे जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये तो जनरल नॉलेज है। अब आते हैं विलेयता। एक शब्द आप पढ़ेंगे बार बार, विलेयता किसको कहते हैं। मैं आपको सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल तरीके से बताऊंगा इसमें, और ये आप डेली लाइफ में चाहे जब चाहे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा कठिन एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा। विलेयता, आप 2 गिलास ले लीजिए कांच का, ठीक है ना, कांच के 2 गिलास एक जैसे ले लीजिए, दोनों में नाप के एक बराबर पानी डालिए और तौल लीजिए। ठीक है ना, दोनों को नाप के 100 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए। आपने 100 मिलीलीटर इसमें डाला, 100 मिलीलीटर इसमें डाला, और फिर फाइनली तौल लीजिए ताकि प्रारंभिक मात्रा आपको पता चल जाए। इसके बाद एक में शक्कर घोलना शुरू कीजिए और एक में नमक, साल्ट, कॉमन साल्ट जो घर में उपलब्ध है, सामान्य तापमान पर, गर्म नहीं करना है किसी को, रूम टेम्परेचर पे घोलते जाइए। उसको बारीक पीस लीजिए तो अच्छे से घुलेगा। जब आप घोलना शुरू करेंगे तो घुलते घुलते एक ऐसी स्थिति आएगी कि घुलना बंद हो जाएगा। अब और नहीं घुल रहा, कितना भी चम्मच हिला ले रहे हैं, घुलना बंद हो गया। इसको कहते हैं संतृप्त विलयन, कि अब और विलेय नहीं घुल रहा है। तो क्या जितने ग्राम शक्कर घुला है उतने ही ग्राम नमक भी घुलेगा? नहीं, हो सकता है शक्कर ज्यादा घुले, नमक कम घुले। इसका मतलब यह है कि विलायक की दी गई मात्रा में अलग अलग पदार्थ अलग अलग मात्रा में घुलनशील हैं। कोई ज्यादा घुलता है तो ज्यादा मात्रा में घुलेगा, कोई कम घुलनशील है तो कम मात्रा में घुलेगा। तो कितना घुल सकता है, यही क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता। तो विलेयता की जो परिभाषा है वो ये है कि निश्चित ताप पर विलेय की निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलनशील हो या विलेय हो सकती हो। ठीक है ना, यानी 100 ग्राम मात्रा में हम ज्यादा से ज्यादा जितना घोल सकें वो मात्रा कहलाएगी विलेयता। तो एस का सूत्र लिखा हमने, विलेयता का सूत्र, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा कितने में निकालना है, 100 में। तो ये हो जाएगा WB बटा WA गुणा 100। W जो है वो दिया गया द्रव्यमान है, ठीक है ना, ये बदल सकता है, आप जितना भी लेके करें ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम भौतिक अवस्था को ध्यान में रख के विलयन के प्रकार निकालें कि भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार के हैं, तो विलयन 9 प्रकार के हैं। यहां हम विलेय ले लेते हैं, यहां विलायक। मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, साथ में एक एक कुछ बताते चलूंगा तो ठीक है। जैसे विलेय आपका ठोस है तो ठोस में घोल दीजिए, जैसे आप एलॉय बोलते हैं, आगे आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ठोस को द्रव में घोल दीजिए, शरबत। ठोस को गैस में घोल दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों ही तरह का विलयन आपका बन जाता है। एरोसॉल जो है वो इसके उदाहरण में आता है, लेकिन वो विषमांगी होता है। ठोस के बाद आप द्रव विलेय ले लीजिए, तो द्रव को आप ठोस में घोल सकते हैं, द्रव को द्रव में मिला सकते हैं, द्रव को गैस में मिला सकते हैं।
ठीक इसी तरीके से गैस का कहां कहां बन सकता है? गैस का ठोस में विलयन बन सकता है, गैस का द्रव में विलयन बन सकता है, गैस में विलयन बन सकता है। ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज का है। आप बुक में आराम से कभी भी देख के इसकी स्टडी कर सकते हैं। जब हम विलयन बोलते हैं या कोई बोलता है एक विलयन बनाओ, तब वास्तव में हम क्या करते हैं ये बताइए। तब हमारा विलायक किस रूप में होता है? ठोस, द्रव या गैस? बताइए बताइए। द्रव अवस्था है ना। यानी हमारा जनरल जो विलयन शब्द हमारे दिमाग में बसा हुआ है, हमारा दिमाग जिसको आसानी से कैच करता है, वो है द्रव अवस्था में। यानी विलायक को द्रव ले लिया और फिर कुछ घोल देंगे तो विलयन बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि द्रवों में कितने तरह के विलयन बनते हैं और क्यों बनते हैं। ये बस रफ आइडिया दूंगा मैं इसमें आपको, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, 12वीं में पढ़ा हुआ है। पहला है आपका द्रव में गैस का विलयन। तो पहले तो ये बताइए कि द्रव, मान लो पानी, क्या पानी में गैसें घुली हुई होती हैं या घुलती हैं? हाँ या ना? कोई उदाहरण दीजिए जिससे आप ये साबित करें कि हाँ भाई सर देखो ये पानी में ये गैस घुली हुई है। हम्म। बट कैसे मालूम आपको? क्योंकि पानी का सूत्र है। तो क्या पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है? आप ये कहना चाह रहे हो कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है ना? यही कहना चाह रहे हो ना? तो आपने अपने बाकी विज्ञान को तो पूरा भस्म कर दिया। आपने यौगिक और मिश्रण में अंतर अंतर पढ़ा है ना? 7वीं 8वीं का है। तो पानी एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए H2O सूत्र दिखा के ये साबित करना कि पानी में हाइड्रोजन गैस घुली हुई है, ये गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया करके पानी बनाते हैं। तो पानी का अणु, पानी का एक इकाई H2O है। ये पानी के अणु है और ये सब H2O है। जो चीज घुलेगी वो इनके बीच में पाई जाएगी, इनके अंदर नहीं पाई जाएगी। तो पहली बात ये नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। पानी में लगभग सभी गैसें कम या ज्यादा मात्रा में घुलनशील होती हैं। आप में से कई लोगों के घर में एक्वेरियम होगा, है ना? मछली रखते हैं लोग, और कई लोग देखे होंगे दूसरों के यहाँ। मछली सांस के रूप में ऑक्सीजन ही लेती है, ये आप पढ़ते होंगे जूलॉजी में। पानी के अंदर वो कैसे ऑक्सीजन लेती है? तो वो H2O का ऑक्सीजन नहीं लेती। ये पानी के बीच बीच में ऑक्सीजन घुला रहता है, उस ऑक्सीजन को वो लेती है। तो मछली का पानी के अंदर जिंदा रहना ये साबित करता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। एक दूसरा, पानी के अंदर आपने तालाबों में देखा होगा कि पानी के भीतर, बाहर नहीं, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए भी कई पौधे होते हैं, हरे रंग के पौधे। प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अगर हरा पौधा पानी में डूबा हुआ है और जिंदा है कई दिनों से, इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रही है? पानी में ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 भी क्या है? घुला हुआ है। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप? फैंटा, स्प्राइट, लिम्का, पेप्सी, ये सब पीते हैं ना?
जब ये पीते हैं तो आपके गले में एक सनसनाहट होती है, एक किक लगता है, एक हिट करता है। वो जो किक है, वो जो हिट है जो गले में लगता है, वो सनसनाहट का एहसास जो है, वो घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये सब में पढ़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सभी द्रवों में सभी गैसें कम या अधिक मात्रा में घुलनशील होती हैं। अब कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी? जो गैस दिए गए द्रव से, यानी मान लो पानी में, जो गैस पानी से आसानी से कोई क्रिया कर ले, या फिर आसानी से जिसको हम थोड़ा सा दबाव लगा के द्रव में बदल सकें, वो ज्यादा घुलनशील होगी। जैसे अमोनिया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे HCl, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादा घुलनशील है। जबकि ऐसी गैसें जो पानी से किसी तरह की क्रिया नहीं करती हैं, जिनको आसानी से द्रव में नहीं बदला जा सकता, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे हीलियम, ये पानी में अल्प विलेय होती है। ठीक है, तो विलेयता का कारण इनका द्रवीकरण या पानी के साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया है। अगली चीज, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है? क्या तापमान बढ़ाने पे गैस ज्यादा घुलेगा या गैस कम घुलेगा? बताइए, एक्टिव रहिए, है ना। माइक ऑन करके बता दिया करें, फिर बंद कर दिया करें। तापमान बढ़ाने पे पानी में घुले हुए गैस, क्या गैस की विलेयता ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? ज्यादा होगी। कैसे पता चला? तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप बताइएगा। हम सबको पता है कि पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। वो पेप्सी प्लास्टिक वाला नहीं है ना, वो जो बॉटल में आता है, जो ब्रांडेड कंपनी है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो पेप्सी, फैंटा या स्प्राइट ले लीजिए आप एक बोतल, और एकदम ठंडी बोतल लीजिए। इन दो ठंडी बोतलों के ढक्कन खोल दीजिए। ढक्कन इसलिए खोल दीजिए ताकि प्रेशर क्या हो जाए, बराबर। एक बॉटल को टेबल पे रख दीजिए और एक बॉटल को वापस फ्रिज में डाल दीजिए 2 घंटे तक के लिए। 2 घंटे बाद आइए और पहले आप बाहर भरी बॉटल को टेस्ट कीजिए। क्या उसमें आपको गले में सनसनाहट मिली? और फ्रिज वाली बॉटल को टेस्ट कीजिए, क्या आपको उसमें गले में सनसनाहट मिली? तो सनसनाहट कहां मिलेगी? फ्रिज वाली बॉटल में मिलेगी, है ना। फ्रिज वाली बॉटल का तापमान कम है, सनसनाहट घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो इसका मतलब ठंडे वाली बॉटल में अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, इसीलिए आपके गले में सनसनाहट आ रही है। जबकि टेबल पे रखा पानी, टेबल पे रखा हुआ जो बॉटल है स्प्राइट का, वो थोड़ा गर्म हो गया है, उसका तापमान ज्यादा हो गया है, तो इसलिए वो गले में सनसनाहट नहीं दे रहा है। मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, निकल गया है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि गैसों की द्रवों में विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। ठीक है, ये साबित हुआ। अब दूसरा है दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव के लिए यहां एक नियम है, हेनरी का नियम। चाहो तो हम इसको भी एक एक्सपेरिमेंट से पढ़ सकते हैं। हम सब ने जान लिया कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड घोल दें पानी में तो पानी गले में सनसनाहट देगा, बिल्कुल देगा। हम सबको पता है, हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सामान्य पानी ले लो, उसमें रसना घोलो, शक्कर घोलो, रसना तैयार। 2 पाइप लो, मुंह से खूब उसमें हवा छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, 2 मिनट तक हवा छोड़ लो। उसके बाद उसको टेस्ट करो, क्या सनसनाहट मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन यही काम कंपनी वाला भी करता है, फैक्ट्री वाला भी करता है, पर उसमें मिलती है। क्योंकि तापमान समान होने पर भी जो जिस दबाव से आप मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो दबाव
से बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है, जबकि कंपनी मशीनों का इस्तेमाल करती है, मशीनें बहुत अधिक दबाव लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को घोलती हैं। तो ज्यादा दबाव लगाने पे ज्यादा गैस घुलती है, सीधा लॉजिक ये है। तो इसका मतलब हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलेय गैस का द्रव्यमान उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पे m द्रव्यमान है विलेय गैस का, p दाब है, k स्थिरांक है। खत्म हो गया ये अपना द्रव में गैस का विलयन। दूसरा आएगा आपका द्रव में द्रव का विलयन। या हम इसको द्रव में द्रव का मिश्रण भी कह सकते हैं। आप सब जानते हैं कि अगर हम पानी में अल्कोहल मिलाएं, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, तो वो पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन अगर पानी में हम तेल मिलाएं, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे आपके खाद्य तेल हो, बिल्कुल नहीं मिलते। जबकि पानी में अगर आप ट्राइएथिलेमीन मिला रहे हैं या फिनॉल मिला रहे हैं तो थोड़ा बहुत घुलता है, फिर नहीं घुलता है। तो मतलब कुछ द्रव आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। कैसे द्रव आपस में घुलेंगे ये निर्भर करता है इनके अंतराणुक आकर्षण बल पे। अब यहां जो कारण है वो बदल जाएगा, है ना, सेम कारण नहीं अप्लाई करेंगे। गैस के घुलने का अलग कारण है, द्रव के मिलने का अलग कारण है। मान लो पहले द्रव का आकर्षण बल ए है और दूसरी द्रव का आकर्षण बल, ये प्रथम द्रव का आकर्षण बल है, दूसरी द्रव का आकर्षण बल बी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया आकर्षण बनेगा ए बी। अगर दोनों को मिलाने पर उत्पन्न नया आकर्षण बल इनके प्रारंभिक आकर्षण से ज्यादा है तो ये दोनों आसानी से घुल जाएंगे, और अगर कम है तो आसानी से नहीं घुलेंगे। सीधी बात, ठीक है ना। दो द्रवों को मिलाने पर उत्पन्न तृतीय आकर्षण बल यानी ए और बी के बीच का आकर्षण बल अगर इनकी मूल अवस्था के आकर्षण से ज्यादा है तो यह आसानी से घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। इस आधार पर हम द्रव के मिश्रण को तीन भागों में बांटते हैं। पहला पूर्णतः मिश्रणीय। पूर्णतः मिश्रणीय का मतलब जिनको आप कितनी भी मात्रा में आपस में मिला लो, 1 लीटर ए 10 लीटर बी घुल जाएगा, 1 लीटर बी 10 लीटर ए तो भी घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, जल है, एथिल अल्कोहल है, जल है, मेथिल अल्कोहल है, जल है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो पूर्णतः मिश्रणीय द्रवों का युग्म बनाते हैं। दूसरा है पूर्णतः अमिश्रणीय, बिल्कुल नहीं मिलता, कितना भी कोशिश कर लो। तो जल है, तेल है, जल है, बेंजीन है, जल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये सब बिल्कुल नहीं मिलते। अगला तीसरा है आंशिक मिश्रणीय। इस तरह के द्रव आपस में एक सीमा तक मिलते हैं और ज्यादा मात्रा मिला दी जाए तो फिर अलग परतें बन जाती, तो कुछ हद तक घुलेंगे, जैसे फिनॉल और जल, जैसे ट्राइमेथिलेमीन और जल, तो ये कुछ उदाहरण हैं आंशिक मिश्रण। हमारा दूसरा हिस्सा भी समाप्त होता है। तीसरा है द्रव में ठोस का विलयन। सबसे ज्यादा कॉमन विलयन जिसको हम विलयन बोलते हैं, या विलयन बोलने पे हमारे दिमाग में जो बत्ती जलती है वो क्या है, द्रव में
ठोस का विलयन। पर यहां भी कुछ मजेदार चीजें हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, नमक को पानी में घोलिए, घुल जाता है। अब नमक को आप नारियल तेल में घोल के देखिए, नहीं घुलता। अब एक काम कीजिए, दूसरा पदार्थ लीजिए, कपूर। कपूर को पानी में घोलिए, नहीं घुलेगा। कपूर को नारियल तेल में घोलिए, घुल जाएगा। तो आपने देखा कि कुछ ठोस कुछ विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि दूसरे में अघुलनशील। और दूसरे किस्म के ठोस पहले में अघुलनशील होते हैं, दूसरे में घुलनशील होते हैं। तो यहां पर कौन सा ठोस किस तरह के द्रव में घुलेगा, उसके लिए एक नियम है जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। समान की समान में विलेयता नियम है। अब समान की समान में विलेयता, कौन सी चीज समान? तो हमने ये पाया कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है। तो अगर हम नमक की बात करें तो नमक में एक हिस्सा धन, एक हिस्सा ऋण। इसको हम ध्रुवीय नहीं बोलते, ये आयनिक है, यानी ध्रुवीय का सबसे प्योर रूप है, तो ध्रुवीय मान सकते। पानी को आप देखो तो पानी में भी HOH, O के ऊपर थोड़ा ऋण होता है, H के ऊपर थोड़ा धन, ये पहले ही बताया जा चुका है। तो NaCl और HOH यानी पानी के गुण मिल रहे हैं, ये दोनों ध्रुवीय हैं, तो NaCl पानी में घुल जाता है। लेकिन बेंजीन जब हम लिखते हैं तो हम कार्बन के ऊपर धन, हाइड्रोजन के ऊपर ऋण, या हाइड्रोजन के ऊपर धन, कार्बन के ऊपर ऋण नहीं लगाते। इसका मतलब बेंजीन अध्रुवीय है। तो स्वाभाविक बात है NaCl बेंजीन में नहीं घुलेगा। वहीं अगर हम कपूर की बात करें तो कपूर एक अध्रुवीय पदार्थ है, तो वो बेंजीन में घुल जाएगा लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। तो इस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि कौन सा पदार्थ किसमें घुलेगा। इसके अलावा भी एक और कारक है जो ये निर्धारित करता है कि दिया गया ठोस या आयनिक ठोस खास तौर से कब घुलेगा। तो ये है आपका दो बल हैं, जिसे एक है जालक बल या जालक ऊर्जा और दूसरी है विलायकन ऊर्जा। मैं यहां इन सब का डिस्कशन नहीं करूंगा। आप केवल इतना समझ लीजिए कि जिस आयनिक यौगिक के लिए दिए गए विलायक में विलायकन ऊर्जा ज्यादा होगी, वहां वो घुल जाएगा। विलायकन ऊर्जा ज्यादा होगी जालक ऊर्जा से तो घुलेगा, और विलायकन ऊर्जा कम होगी जालक ऊर्जा से तो नहीं घुलेगा। ठीक है ना। इसका डिस्कशन हम आयनिक यौगिक जब पढ़ेंगे या बाकी चीजें पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे। अब ताप बढ़ाने पे क्या होता है, तो मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपने घर में जब गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं तो वहां ढेर सारे शक्कर को पानी में घोलना होता है। चाशनी क्या है, पानी में शक्कर का घोल है। तो क्या आप ठंडे पानी में शक्कर घोलते हैं? नहीं, क्योंकि जितना शक्कर आपको घोलना है ठंडे पानी में वो आसानी से नहीं घुलेगा। तो आप क्या करते हैं, गर्म करके बनाते हैं चाशनी। इसीलिए हम ये देखते हैं कि गर्म कर दें तो ज्यादा शक्कर घुल जाता है, यानी तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ फंडामेंटल जानकारी। इसके बाद आपको अगली चीज जो जाननी है वो है सांद्रता। सिर्फ सांद्रता कहने पर, या विलयन की सांद्रता हम कहें,
विलयन की सांद्रता। इसका मतलब होता है विलयन में विलेय की मात्रा किसी दिए गए विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, उसकी मात्रा को ही हम वास्तव में विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसको व्यक्त करने के हमारे पास कई